वेलकम टू एजे स्टडी। नए सोच के साथ मैं अजय कुमार आप लोग के भी बीच फिर जुड़े हैं एक बार आपकी तैयारी को काफ़ी बेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th का जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और मात्र इसमें जो है 57 डेज शेष बचा हुआ है। तो इस तैयारी को और बेस्ट बनाने के लिए हम अभी एजे स्टडी चैनल पर जो है 3 प्रोग्राम चल रहा है। एक 12 बजे वाला जो अभी हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो 12 बजे आपका वीडियो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में लेट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी होने के कारण जो है वीडियो लेट से आपका अपलोड होगा, लेकिन 12:30 या 1 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ हम एक प्रोग्राम और आप लोग के भी शुरू किए हैं, जिसमें जितने भी 5 नंबर वाले प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल हो, वे सभी मैथ को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए स्पेशल वीडियो हम पहले मैथ की शुरुआत करेंगे, जो शायद आज 3 बजे ही वो वीडियो अपलोड होगा, और एक 4 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है फटाफट ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव। कहने का तो वो 20 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव आपको जो है हम एक वीडियो में बता देते हैं। अभी के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संस्कृत के टॉपिक को। हम शुरुआत किए थे, पिछला वीडियो हम अपलोड किए थे संस्कृत को लेकर के, जिसमें 2 चैप्टर हम कंप्लीट किया था, जिसमें पाटलिपुत्र वैभव कंप्लीट किए थे और आलस्य कथा। आगे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और ये रिवीजन क्लास चल रहा है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट हो सके और एक सही रणनीति के साथ हम आपको सारी बातें करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हम अभी टॉपिक चर्चा करेंगे संस्कृत का, इसका पूरा बेस टेलीग्राम पर है। 64 पेज वाला पीडीएफ, उसी 64 पेज वाले पीडीएफ का हम चौथा लेसन शुरू कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना। जितने भी हम टॉपिक को चर्चा करेंगे, जिक्र कर रहे हैं, वे सभी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम व्याकरण का भी क्लास लेकर के आएंगे। पहले सोच रहे हैं कि जो 100 नंबर वाले प्रश्न हैं, 100 नंबर वाले जो पेपर है, हिंदी, संस्कृत, उसके बाद आपका मैथ, ये तीनों को अच्छे से कवर करें। तो मैथ के लिए तो 5 नंबर वाले हम प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, आज से वीडियो उसका अपलोड होगा, ठीक है। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर जो नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द पहुंचे। यदि आप बेल आइकन क्लिक नहीं करते, नोटिफिकेशन पाना चाहते, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगा। चलिए तो समय को ज़्यादा व्यस्त न करते हुए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। आज की हम चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि जब वीडियो को आप लाइक करते हैं, अपना कमेंट, अपना राय देते हैं, तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, और जब हम मोटिवेट होंगे तो हम आपको मोटिवेट करेंगे। इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है ठोक के शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए तो देखिए, बेस के लिए आप पीडीएफ ले लीजिए 64 पेज वाला, है ना। तो हम जो भी बोलेंगे और जो जिस पर हम ज़्यादा बेस डाल रहे हैं, ज़्यादा जोर डाल रहे हैं क्वेश्चन पर, उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा। जितना हम करवा रहे हैं उसे आप सीरियसली करते चले, सीरियसली, क्योंकि हम भी, मेरे पास भी समय उतना नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम आपके कमेंट को जब पढ़ा तो बच्चे कई लोग बोल रहे थे कि सर कम से कम क्रैश कोर्स करवा देते, तो उसी क्रैश कोर्स को जो है ध्यान रखते हुए हम काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन और काफ़ी मेन क्वेश्चन का जो है हम जिक्र कर रहे हैं। अभी हम संस्कृत वाले क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में, 12 बजे वाला वीडियो में। चलिए तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा ये चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ध्यान देना है, अगर हम बात करें संस्कृत साहित्य लेखिका में, तो इसमें केवल लेखिकाओं का वर्णन है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका वर्णन है, तो इसमें केवल लेखिकाओं का वर्णन है ना। याद रखना है, इसमें 2 टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार पूछ रहा है कि ऋग वेद में कितने लेखिकाओं का वर्णन है, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। तो याद रखना है, ऋग वेद में 24 लेखिकाओं का वर्णन है ना। ये हो गया 24, इस पर डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि बुक में इसका नाम नहीं दिया, केवल 24 दिया है, ठीक है। जबकि अर्थशास्त्र में, जो अर्थवेद में जो है, वो 5 लेखिकाओं का वर्णन मिलता है। याद रखना है, ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 लेखिकाओं का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो अर्थवेद में 5 लेखिकाएं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, हम सारे बात को डिटेल से पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। बुक नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आप केवल करवा लीजिए, है ना, या नोट्स होगा आपका, मेरे वाला या किसी का भी नोट्स होगा, आप केवल अंडरलाइन पॉइंट करते चले, ठीक है।
याद रखना यहाँ पर कि जो अर्थवेद में जो 5 लेखिकाओं का वर्णन है उसमें क्या है, यमी, अंडरलाइन पॉइंट कीजिएगा, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणु, ये जो है आपके 5 लेखिकाएं हैं जिसका वर्णन जो है अर्थवेद में किया गया है। अगर हम आगे बात करें मैत्री के बारे में बात करें तो मैत्री जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, अंडरलाइन पॉइंट कीजिएगा, मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें जो जनक के दरबार में एक लेखिका रहती थी। ठीक है, जनक के दरबार में एक लेखिका रहती थी, उसका पता क्या था, गार्गी, उसका नाम क्या है, गार्गी है। याद रखना, जनक के दरबार में जो लेखिका रहती थी उसका क्या नाम है, गार्गी नाम है। अगर बात करें महाभारत काल के लेखिकाओं का तो महाभारत काल की लेखिकाओं में चर्चा मिलता है किसका, सुलभा का चर्चा मिलता है। क्या करना है याद, सुलभा, किसके काल में, महाभारत काल में सुलभा का चर्चा मिलती है। ठीक है, विजयांका को जो है संस्कृत साहित्य की जो है लेखिका कहा गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका, लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। याद रखिएगा, अंडरलाइन पॉइंट है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा गया है कि विजयांका का रंग कैसा था, तो विजयांका का रंग कैसा, तो श्याम वर्णीय, विजयांका का रंग कैसा था, तो श्याम वर्णीय जो है उनका रंग था। अब ध्यान देना है कि चालुक्य वंश के चंद्राधितस्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चालुक्य वंश के चंद्राधितस्य, चालुक्य वंश के चंद्राधितस्य के पत्नी कौन थे, विजय भट्टारिका। याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि दक्षिण भारत के कुछ लेखिकाओं के नाम लिखें या संस्कृत साहित्य लेखिका के आधार पर दक्षिण भारत के लेखिकाओं के नाम लिखें। तो आपको याद रखना होगा किंचशीला भट्टारिका, क्या याद रखेंगे, किंचशीला भट्टारिका, देवकुमारी, रामभद्रांबा, ये सभी जो है दक्षिण भारत के लेखिकाएं हैं। कहाँ के लेखिकाएं हैं, दक्षिण भारत के लेखिकाएं हैं। एक बार फिर से री कर देते हैं, किंचशीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा, ये सभी दक्षिण भारत के लेखिकाएं हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे लेकर चल लेते हैं। गंगा देवी जो है मधुरा विजयम महाकाव्य 14वीं सदी में के लेखिका हैं। याद रखना है, जो गंगा देवी जो है, गंगा देवी और मधुरा विजयम जो हैं ये 14वीं सदी की लेखिका हैं। बुक में ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि 14वीं सदी की लेखिका कौन है। याद रखना, 2 को, एक गंगा देवी एक मधुरा विजयम, ये आपका 14वीं सदी की लेखिका है, और एक है 16वीं सदी के, तो 16वीं सदी के लेखिका है तिरुलांबा। कौन है, तिरुलांबा। 16वीं सदी के लेखिका कौन है, तिरुलांबा, और 14वीं सदी के गंगा देवी और मधुरा विजयम। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर एक बात, अच्युत राज की रानी तिरुलांबा थी। तिरुलांबा किसकी रानी थी, अच्युत राज की जो रानी थी वो कौन थी, तिरुलांबा थी। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि तिरुलांबा की एक रचना है चंपू काव्यम। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि चंपू काव्यम किनकी रचना है, चंपू काव्यम किनकी रचना है, तो चंपू काव्यम तिरुलांबा की रचना है। किनकी रचना है, चंपू काव्यम जो है तिरुलांबा की रचना है। पंडित क्षमा राव को आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका कहा जाता है। पंडित क्षमा राव, VVI पॉइंट है, बन जाएगा कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका किन्हें कहा गया है, तो पंडित क्षमा राव। क्या नाम बोलेंगे, पंडित क्षमा राव। अभी के अभी जो है सारे क्वेश्चन को याद करना है, वीडियो के 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए नोट्स बना करके। हम वादा करते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हौसला केवल बुलंद रखिए आप अपना, है ना। वीडियो के ठोक करके जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। अब PDF के लिए कहाँ जुड़ना है, तो टेलीग्राम पे जुड़ना है। ठीक है ना, समझ में आ रही है क्लास। चलिए हम आगे लेकर चल लेते हैं। तो क्या याद रखना है कि आधुनिक काल के कौन है, तो पंडित क्षमा राव हैं। इनके अगर समय काल की अगर हम बात करें तो 1890 से जो है 1953 तक की इनका समय काल दिया गया। 1890 से 1953 तक का। ठीक है, अब देखिए शंकर पांडु, रंग पंडित, विदुषो, जीवन चरित्र तथा शंकर चरित्र के लेखक भी जो है पंडित क्षमा राव ही हैं। याद रखना, शंकर पांडु, रंग पंडित, विदुषो, जीवन चरित्र तथा शंकर चरित्र के लेखक कौन हैं,
पंडित क्षमा राव ही हैं, है ना। आधुनिक भारत में आधुनिक लेखिकाओं में का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि पंडित क्षमा राव जो है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, फिर आपका है भीष लहरी, फिर आपका है कथा मुक्ति बली, है ना, ये उन्होंने जो है लिखा था। आगे बात करें, विचित्र परिषद, ग्राम्य ज्योति की रचना जो है इन्हीं का है। ये सभी रचनाएं क्या है, इन्हीं का है। कुछ प्रश्न यहाँ से बनता है कि वर्तमान काल के वो कौन थे, ये थे आधुनिक काल के थे, पंडित क्षमा राव आधुनिक काल के थे। अगर वर्तमान काल के कुछ लेखिकाओं को लिखने के लिए आपको बोल दिया जाए तो याद रखना है पुष्पा दीक्षित, क्या याद रखना है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, याद रखना है पुष्पा दीक्षित, क्या याद रखना है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी जो है वे वर्तमान काल के लेखिकाओं में जाने जा रहे हैं। तो ये हम पूरा एक सारांश लेखिकाओं के बारे में जो है संस्कृत साहित्य जो लेखिकाएं हैं उन लेखिकाओं के बारे में एक सारांश आप लोग के बीच प्रस्तुत किया। 2 बार कम से कम वीडियो को देखिए और PDF साथ में रखिए। हम वादा करते हैं कि एक भी प्रश्न को नहीं छूटेगा। और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट मार लेना है। एक किससे सेट मारना है, बस 2 चीज़ से मारना है। एक ऑब्जेक्टिव सेट मारना है क्वेश्चन बैंक से, और एक मारना है आप आलोक से मार लीजिए, या टारगेट कोई भी दे लीजिए, चलेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना कर लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर सके क्वेश्चन को, क्योंकि सारी बात आपका सुना हुआ है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और आंसर आपको क्लिक करना है। क्लियर है। और फटाफट जो आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है 20 क्वेश्चन 4 बजे, उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। करा देखिए, विपुलम किम अस्ति, तो विपुलम क्या है, संस्कृत साहित्यम, मैंने सबसे बड़ा विशाल कौन है, तो संस्कृत साहित्यम है। आराम से दे सकता सवाल, ये पूछा हुआ है विपुलम किम अस्ति वाला। फिर विपुलम संस्कृत साहित्य कै समृतम, तो कभी भी, है ना। तो ये सभी जितने भी है वो आपसे बन जाएगा, एक बार बना करके चेक कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक था मेन पॉइंट निकाल करके बुक से हम आपको बता दिए, सुना दिए हैं। अब नेक्स्ट हम लेकर के चलेंगे आप लोग के बीच बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, भारतीय संस्कार। इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, लॉक कर लीजिए, भारतीय संस्कार से प्रश्न बनता है। याद रखना है कि अगर हम बात करें भारत में कुल संस्कारों की, तो भारत में कुल संस्कार जो है 16 है। कितने संस्कार, कति संस्कारा सन्ति, कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार है। भारत में कुल कितने संस्कार हैं, 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। और इन 16 प्रकार के संस्कार को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जोड़िएगा, जन्म पूर्व, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म से पूर्व कितने संस्कार, 3 संस्कार, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन है, गर्भाधारण, पुंसवनम, सीमांतोनयनम संस्कार, गर्भाधारणम संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमांतोनयनम संस्कार। ये जो है कहाँ है, जन्म से पूर्व के 3 संस्कार है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कह देगा गर्भाधारणम संस्कारा कति संति, गर्भाधारण संस्कार कब होती है, तो जन्मा पूर्व, जन्म के पूर्व होता है ना, जन्म के जो है पूर्व होता है, ठीक है। अब देखिए है शैशव काला, तो शैशव काला में 6 संस्कार है। शैशव काल में कितना है, तो शैशव काल में जो है 6 संस्कार है। कौन कौन है, जात कर्म, गिनिएगा, जात कर्म, नामाकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार और कर्णभेदी संस्कार। क्या बोला हमने, पहला जात कर्म, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म होने के बाद उसका पहले जाति प्रमाण पत्र बनता है ना, जाति प्रमाण पत्र बनता, ठप्पा लगता कि कौन जाति के आप हैं। बचपन से ही जो है बच्चे को कुछ मालूम नहीं है कि हम कौन जाति के, वो तो आज़ाद है, स्वतंत्र है, लेकिन आसपास के लोग जो है उसको ठप्पा लगवाते हैं, ठप्पा कि आप ये बिरादरी के हैं, आप ये जाति के हैं। जब हिंदी में बताएंगे ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तब इसकी काफ़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या होगा, नामाकरण, कुछ दिन के बाद जो बच्चे का नामाकरण होता है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए, तो ये भी एक संस्कार है भारत में बच्चे का नामाकरण के लिए। फिर आपका निष्क्रमणा, माने बच्चे को कब घर से
बाहर निकालना चाहिए। कितने दिनों के बाद जो बच्चे घर से बाहर निकलेगा, आप लोग सब मालूम ही है, सब है ना, गांव शहरों के रहने वाले लोग हैं, सभी के सभी सब मालूम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अन्नप्राशनम। अन्नप्राशनम माने बच्चों का भोजन ग्रहण कराने का भी एक संस्कार है ना। एक निश्चित समय में जो है, निश्चित तिथि को जो है बच्चों को जो कौन सा भोजन, कैसा भोजन देना है, ये भी एक प्रकार के भारतीय संस्कार में जाना जाता है। फिर देखिए चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म में क्या होता है? मुंडन संस्कार, बच्चे का मुंडन होता है ना। बच्चों का क्या होता है? मुंडन होता है, उसको हम चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। फिर कर्ण भेद चेती संस्कार माने कान छेदाना, कर्ण भेदी संस्कार भी जो है ये क्या है? भारतीय संस्कार में जाना जाता है। ये सभी के सभी क्या है? शैशव काल के हैं, है ना, शैशव काल के हैं। और जब सारा काम क्रिया हो गया, 6 गो आपका हो गया, तब आएगा बच्चा थोड़ा पढ़ने के लिए सीखेगा, तो इसको कहते हैं शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार में कितने हैं? 5 हैं। शिक्षा जो संस्कार है वो कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? तो याद रखना है। अक्षरारंभ, बच्चे को अक्षर का आरंभ क सिखाते हैं ना, क का काका, पापा पापा, पानी चाचा, दादा सिखाते हैं ना, मम्मी माँ, ये सब बोलने के लिए सिखाते हैं बच्चे को। ठीक है, इसके बाद है आपका उपनयनम। जब बच्चा बोलने के लिए सीख जाता है, थोड़ा बहुत लिखने के लिए सीख जाता है, तो उसको हम कहाँ भेजते हैं? उपनयनम मतलब अपने गुरुकुल के पास जो होता है ना, आसपास के जो गुरुकुल होता है, गुरुजी होते हैं, जहाँ पर आते हैं, आश्रम होता है, वहाँ पर हम उसको भेजते हैं। वहाँ पर क्या होता है? उसको वेदारंभ, वेदों के बारे में बताया जाता है। वेदों का मतलब उनको सारे जीवनचर्या, जीवन के बारे में, जीवन रहस्य क्या है, आत्मा क्या है, गुण क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है ना, ये सभी के बारे में जो है व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। व्यवहारिक के साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान दिया जाता है। ये गुरुकुल में होता है, वेदारंभ में होता है। फिर होता है आपका केशांत संस्कार, उसके बाद होता है समावर्त ये चेती संस्कार। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि केशांत संस्कार किस में आता है? तो केशांत संस्कार आता है शिक्षा में आता है। और यहाँ पर एक बात याद रखना है, केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब बच्चों का जब पूरा अध्ययन, वेदों का ज्ञान क्लियर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा को एक केशांत संस्कार या गोदान संस्कार कहा गया है। इसके बाद क्या होता है? बच्चों को जो है आश्रम से छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है? गृह की ओर। अब होता हुआ गृहवास्य, मतलब गृह का माने घरों का जिम्मेवार आता है उस पर, है ना, मतलब विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, तो विवाह संस्कार आपका हो गया कि माँ छठा, 5वां संस्कार आपका होगा, चौथा संस्कार हो गया, चौथा संस्कार, चौथा आपका हो गया विवाह संस्कार। देखिए विवाह संस्कार में बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, है ना। विवाह संस्कार में जो बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे नोट्स में कि वाग्दानम, मंडपा निर्माणम, वधु गृहम, वरपक्षीय स्वागतम। ठीक है, वरण पक्षो परम्परम, निरक्षणम परम्परम, फिर कन्यादानम, अग्नि शपथम, पानी ग्रहणम, लाजामा, सप्तपदी, सिंदूरदानम आदि आदि संस्कार जो विवाह में देखा जाता है। मोटा मोटी जितना भी हम नोट्स में लिखा है, ये एग्जाम में बनता है, पूछ देगा कि सिंदूरदानम संस्कारम कति अस्ति, किस में आता है? तो विवाह संस्कार में आपका आता है। तो ये आपका विवाह संस्कार हो गया। एक लास्ट आता है जब बच्चे जन्म ले लिया, विद्या ज्ञान कर लिया, है ना, नामकरण सारे संस्कार हो गया, मतलब ये दुनिया को उसने देख लिया, जिस उद्देश्य से इनका जन्म हुआ था वो सारा उद्देश्य पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। एक आता है अंत में आखिरी उद्देश्य, है ना, दुनिया को अलविदा करने का, जो जीवन की सच्चाई है, मृत्यु। अंत में आता है मरणों उपरांत दाह संस्कार। और याद रखिएगा, इसी दाह संस्कार को हम अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। कौन संस्कार कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार, हम इसी को कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका जो है ये भारतीय संस्कार से जितने भी टॉपिक, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वे सारे प्रश्न का हमने आप लोग के बीच जिक्र किया। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं आप लोग के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे, हम आप लोग के बीच आएंगे। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, है ना। याद रखना कि जब
शिष्य गुरु के घर में वेदों का अध्ययन करने जाता है, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में गाय को दान दिया जाता है ना। इसीलिए किसान संस्कार को जो है गौदान संस्कार भी कहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर आपको चर्चा किया बताया। ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, 2 नंबर के बनेगा, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर सा कहानी लेकर के आ रहे हैं आप लोग के बीच। कथा है यह, एक बहुत ही होनहार बालक, चैप्टर 8 आप देखिएगा, संस्कृत में मिलेगा आपको, कर्मवीर कथा। कौन सी कथा मिलेगा? कर्मवीर कथा। बहुत ही सुंदर है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन का निचोड़ हम आप लोग के बीच लाए हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं कर्मवीर कथा को, चलिए जानते हैं। कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र कौन था, है ना। कर्मवीर कथा में अगर पूछे तो कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र कौन था, किस पर कहानी केंद्रित थी? तो राम प्रवेश राम पर, नाम याद रखिएगा, राम प्रवेश राम पर जो है यह कहानी केंद्रित था, ठीक है। राम प्रवेश राम का गांव कहाँ था? भिखनटोला। गांव पूछ रहे हैं, गांव कहाँ था? भिखनटोला। और यह भिखनटोला कहाँ था? कहाँ था भिखनटोला? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। कहाँ था? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। क्लियर है? याद रखना है कि भिखनटोला में कौन सा स्कूल खुला? प्राथमिक विद्यालय। कौन सा स्कूल? प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। अब आइए, विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक आए थे? तो नवीन दृष्टिकोण का, BBI अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कौन दृष्टिकोण का? नवीन दृष्टिकोण का। कौन दृष्टिकोण का? नवीन दृष्टिकोण का। आगे याद रखिएगा कि कर्मवीर कथा में किस प्रकार के बालक का चर्चा मिलता है? तो कर्मवीर कथा में एक दलित बालक का चर्चा मिलता है। कौन बालक का? एक दलित बालक का चर्चा जो है इसमें देखने को मिलता है। राम प्रवेश राम वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना, जो कहते हैं ना UPSC, यहीं पर जो है ये आपका केंद्रित है, अभी भी कार्यरत है। अब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बता रहे हैं, अंडरलाइन कीजिएगा इसको आप, डबल BBI लिख करके। उद्योगी पुरुषीन मुपैती लक्ष्मी, है ना, उद्योगी पुरुष सिन्हा मुपैती लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष सिन्हा मुपैती लक्ष्मी। याद रखिएगा, पूछ देगा खाली स्थान, पुरुष सिन्हा मुपैती लक्ष्मी, कौन? तो उद्योगी, उद्योगीना पुरुष खाली स्थान, कौन सी? तो लक्ष्मी। याद रखना है आपको। भौवा 2 नंबर के क्वेश्चन बता रहे हैं कि हमें जो कर्मवीर कथा है वो कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। एक हमने आलस कथा में शिक्षा बताया था, यहाँ पर आप बता रहे हैं कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, अगर इसका आंसर लिखने के लिए 2 नंबर के आवे तो कैसे लिखेंगे हम आपको पढ़ करके बताते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जो कर्मवीर कथा उसमें किस पर महत्व डाला गया है? तो परिश्रम पर, बालकों का परिश्रम पर, मेहनत पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि, कॉमा देकर के पैराग्राफ चेंज, अब ध्यान देना है कि कॉमा, जहाँ पर कॉमा दिया ना उसके जस्ट थोड़ा सा लाइन चेंज करके आगे लिखना, पीछे नहीं आगे लिखना है, ठीक है। कि आज तक संसार में पूज्य अर्थात शीर्ष पद पर आसीन वही व्यक्ति हुआ है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया है। मतलब शीर्ष पद पर वही व्यक्ति आसीन होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दिन रात एक कर देता है ना। क्या धूप, क्या गर्मी, क्या शाम, क्या रात, क्या ठंडा, क्या बर्फ, क्या नदियों का बहाव, वृक्ष को देखिए, पहाड़ों को देखिए, है ना, वो एक समान जो है अपने स्थिति को बनाए रखता है। उसी प्रकार जो है मनुष्य को जो है हर एक समान जो है हर एक स्थिति में अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति जीवन रस का आनंद तभी लेता है जब वह कर्मठ और मेहनती होता है। जीवन रस, जीवन का आनंद क्या है? अभी जो 10th में आप लोग पढ़े उसका आनंद क्या है? अच्छा नंबर, 400 प्लस नंबर लाना, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, है ना। जब 400 प्लस आएगा गलियों में घूमेंगे, यही आपका तृप्ति होगा, निम्न जीवन की प्राप्ति होगा, जीवन रस की प्राप्ति कीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे बहुत सारे आपको जो है अचीव जो है प्राप्त करना है, गोल प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये था कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
इसकी सारांश, कहानी के सारांश आप देख लीजिएगा, है ना। कहानी के सारांश जो है आपको इसी में मिल जाएगा PDF में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप लोग के भी दयानंद सरस्वती के बारे में। ये 3 चर्चा किया, 2 से 3 दिन में हम इसको ख़त्म करेंगे संस्कृत को। उसके बाद हम हिंदी को लेंगे, फिर सोशल को और साइंस को लेंगे, है ना। तो वीडियो को कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, बाय बाय। पढ़ते रहें, बाय।